हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षा ग्लोबल एकेडमी पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और हाँ, नोट्स वाले सेक्शन में आपको मैं जो भी लिख कर पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, वो नोट्स आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा पीडीएफ। और सारे लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कम समय में ज्यादा चीजें आपको बताई जाए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसे ही हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ठीक। एक दो तीन और क्या क्या नाम से जानते हैं। इसे ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता। और इसे ही हम कैल्कोलिथिक, क्योंकि उस टाइम पे कार्बन था, कार्बन की खोज कर ली गई थी, इस कारण से इसे कैल्कोलिथिक एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये सभ्यता आई कहां से, कैसे इस सभ्यता के बारे में हमें पता चला, वहां से हम देखते हैं। तो बात है एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात है और 19वीं शताब्दी का शुरुआत। उस समय एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्या किया कि ये जम्मू कश्मीर के पास में जो इंडस रिवर बहती थी उसके आमने सामने ये खुदाई करवाया, ठीक। और एक्सकवेशन करवाया यानी कि खुदाई करवाया। तो क्योंकि ये पहली बार खुदाई करवाया भारत में, तो इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही हम फादर यानी कि जनक कहते हैं। किसका? तो पुरातात्विक विभाग का, भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बोला जाता है। यानी कि पुरातात्विक विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का जनक किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बोला जाता है। इस कारण से फिर जब खुदाई हुई तो बहुत सारे सामान मिले, यहाँ से हर जगह से जहां खुदाई हुआ बहुत सामान मिला, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया इस टाइम पे। बट ये लोग क्योंकि ब्रिटिशर थे तो ये लोग कुछ भी करते थे तो उसका फाइल बनाया करते थे। तो यहाँ से जो भी सामान मिला उसका भी फाइल बनाया गया, लेकिन फाइल को बंद कर दिया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक। फिर बात आती है कि फिर बात है 1899 से लेके 1905 की बात है। उस टाइम पे वायसराय कर्जन आता है। तो कौन आता है उस टाइम पे? वायसराय कर्जन आता है और इसका टाइम पीरियड है 1899 से 1905 तक कर्जन वायसराय रहता है यहाँ का। और इसी वक्त में 1905 में ही ये क्या करता है कि पुरातात्विक विभाग का यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का स्थापना करता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का स्थापना करता है 1905 में। तो इसी कारण से इसे फाउंडर बोला जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? तो कर्जन है, ठीक।
फिर 1905 की ही बात है। उस टाइम पे एक लड़का आता है इंग्लैंड से, जिसका नाम है 1905 में एक लड़का आता है जिसका नाम है जॉन मार्शल। इंग्लैंड से आता है। क्यों आता है? तो ये इसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने के लिए आता है। और देखिए, जैसे ये 1905 में आया, ये पढ़ाई करा, समय बीता, और 1920 आते आते ये जॉन मार्शल इसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टर जनरल बन जाता है, यानी कि महानिदेशक बन जाता है इसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का फादर कौन है, यानी कि जनक, तो कौन है? वो ब्रिटिश इंजीनियर जो था, कौन था? कनिंघम अभी हम लोग पढ़े। फिर इसका फाउंडर कौन रहा? तो कर्जन। और डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल। ठीक, ये याद रखना है। अब बात आता है कि 1920 में ये बना। अब 1921 में क्या हुआ? 1921 में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक उसी विभाग से, पुरातात्विक विभाग से, एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था दयाराम साहनी को बुलाया गया। और इसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर है, यहीं पे एक थोड़ा सा नीचे से एक नदी बहती है, रावी नदी, उसके आसपास में खुदाई कराया गया दयाराम साहनी के द्वारा, इधर। ठीक, तो जब खुदाई हुआ तो यहाँ पर फिर से बहुत सामान मिला दयाराम साहनी को। तो वहां पर जो सामान मिला उसका कार्बन डेटिंग, यानी कि C14 होता है, जिससे हम लोग कुछ भी पुराने सामान का या फिर कुछ भी मटेरियल का एज हम लोग पता करते हैं C14 के मदद से, यानी कि कार्बन डेटिंग के मदद से। तो जांच कराया गया, पता चला कि यहाँ जो सामान है वो 2500 सालों से ज्यादा पुराना है, जो भी सामान है। और क्योंकि दयाराम साहनी इंचार्ज था यहाँ पर जो खुदाई हुआ उसका, तो जॉन मार्शल दयाराम साहनी को ही बोला कि तुम यहाँ पे जो भी खुदाई करवाया है, तो इस जगह का नाम तुम ही खुद से डिसाइड करो। तो चूंकि यहाँ पर एक लोकल नदी बहती थी जिसका नाम था हड़प, और इसी लोकल नदी के नाम पे ही, हड़प नदी के नाम पे ही इस जगह का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम इसी लोकल नदी के कारण आया है। ठीक, फिर बात आया 1922 का। 1922 में फिर मार्शल उठा और फिर से एक इंसान को बुलाया जिसका नाम था राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी को बुलाया गया। तो जॉन मार्शल सोचा कि जब ये छोटा सा नदी, रावी नदी के पास खुदाई करवाए तो इतना सामान मिला, तो यहाँ तो सबसे बड़ी नदी थी इंडस सिंधु नदी, तो अगर हम उसके आसपास में खुदाई करवाएं तो और ज्यादा सामान मिलेगा। तो राखाल दास बनर्जी को सिंधु नदी के आसपास में खुदाई करने बोला। तो राखाल दास बनर्जी इधर खुदाई किया, यहाँ भी बहुत सारे सामान मिले। फिर जब इस जगह का नाम रखने का बात आया तो फिर से जॉन मार्शल ने, क्योंकि आर डी बनर्जी ने खुदाई की, तो जॉन मार्शल आर डी बनर्जी को बोला कि तुम नाम रखो। तो आर डी बनर्जी एक बंगाली ब्राह्मण था और ये कृष्ण भगवान का भक्त था, इसलिए इसने इस जगह का नाम कृष्ण भगवान के नाम मोहन के नाम से इस जगह का नाम मोहनजोदाड़ो रखा।
और ये बात है 1922 की। मोहनजोदाड़ो नाम कैसे पड़ा, आपको पता चल गया। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि ये जैसे कि जम्मू कश्मीर का एरिया जो हम बनाए हैं यहाँ पे मैप में, ये तो इसके बाहर है, ये जितना जगह खुदाई हो रहा है ये इसके बाहर है, यानी कि ये दोनों जगह अभी कहाँ पे है, तो ये दोनों जगह अभी पाकिस्तान में पड़ता है। एक पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट आप नोट्स में भी लिखते जाएं अपने, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। और इसी तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर आसपास हर जगह खुदाई शुरू हो गई, हर जगह उधर खुदाई हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि जहां भी खुदाई होती थी हर जगह क्या मिलता था, ब्रोंज। ब्रोंज, हर जगह ब्रोंज मिलता था। और इसी कारण से इस सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन नाम दिया गया। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन नाम इसी कारण से दिया गया, क्योंकि जहां भी खुदाई होता था ब्रोंज मिलता ही था। ठीक। और आजादी के पहले मैक्सिमम खुदाई सिंधु नदी के आसपास में हुआ था, और आजादी के बाद जो मैक्सिमम खुदाई हुआ वो गुजरात में हुआ। और ये बात आप नोट जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल के पेपर में, सीजीएल या रेलवे के परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि आजादी के बाद मैक्सिमम खुदाई कहाँ हुई है, तो आजादी के बाद मैक्सिमम खुदाई गुजरात में हुई है। तो चूंकि आजादी से पहले ज्यादा खुदाई सिंधु नदी के आसपास हुई थी, इसी कारण से जॉन मार्शल ने कहा कि हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब छोटा छोटा नाम छोड़ के हम इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन देते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने दिया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और अंग्रेजी इतिहासकार था जिसका नाम था गार्डन चाइल्ड, इसका नाम था। और इसी ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा था। प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा, शहरी सभ्यता किसने कहा, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा। अब आता है कि ये कहां तक फैला हुआ था भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां तक फैला हुआ था। इधर मान लेते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इधर साउथ यानी कि दक्षिण। तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उसका नाम है मांडा, जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो वहां तक फैला हुआ था, मांडा तक फैला हुआ था। अब बात आता है कि ये किस नदी के सबसे नजदीक था, तो ये था चेनाब नदी के नजदीक था। ठीक। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में इतना डीप चल गया कि एग्जामिनर ने ये पूछा था कि ये किस जिला में पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, तो ये पड़ता है अखनूर जिला, अखनूर जिला के पास। ठीक, अब आते हैं पूर्व में कहां तक फैला हुआ था, तो पूर्व में एक जगह है, उसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक, ये पड़ता है कहां पे, तो यूपी में पड़ता है। और अभी प्रेजेंट में उस जगह का नाम है मेरठ के नजदीक पड़ता है। और ये कौन से नदी के नजदीक है, तो ये है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के तक फैला हुआ है। ठीक, ईस्ट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे साउथ में कहां तक फैला हुआ है, तो साउथ में एक जगह बोल के है जो कि है अहमदनगर।
अहमदनगर, ठीक, जो कि पड़ता है कहाँ पे, दैमाबाद, दैमाबाद। ऐसे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ऑप्शन में हो सकता है गोदावरी भी आए। तो ये दो नदी, प्रवरा नदी एक्चुअल में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो अगर प्रवरा नदी आए तो आप प्रवरा नदी को टिक लगाइएगा, अगर गोदावरी नदी आए तो आप गोदावरी नदी को टिक लगाइएगा। मान लीजिए कि प्रवरा और गोदावरी दोनों ही ऑप्शन में दे दिया गया है, तो आप किसको टिक लगाएंगे, तो आप प्रवरा नदी को ही टिक लगाइएगा, ठीक। अब आते हैं वेस्ट में, पश्चिम में। तो पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, तो पश्चिम में एक जगह का नाम है सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। और ये पड़ता कहाँ है अभी प्रेजेंट में, तो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये किस नदी के नजदीक है, तो ये है दासमिक नदी, दासमिक नदी के नजदीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी पूछा जा सकता है। तो पूछा क्या जाता है कि सेंटर से उत्तर की तरफ कितना डिस्टेंस तक फैला हुआ है। तो सेंटर से उत्तर की तरफ में ये 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पूर्व में सेंटर से कितना डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो पूर्व में 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये सभ्यता। और दक्षिण और पश्चिम का अभी कुछ क्लियर कंफर्म एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है, इसलिए इधर से नहीं पूछता है। तो इतना हो गया, इतना आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या क्या करें, तो पहले हम लोग देखें कि इसका नाम क्या क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसी को हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां भी खुदाई होती थी वहीं से ब्रॉन्ज मिलता था। फिर इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसी को कैल्कोलिथिक एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर बात आई कि 1800 सेंचुरी के एंड में कनिंघम नाम का आदमी आया, जो कि पहली बार खुदाई करवाया, इसलिए इसे फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। सेकंड आया समय करजन आया। फिर तो करजन 1899 से 1905 तक वाइसराय रहा, और यही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का नींव रखा, मतलब स्थापना किया। तो इसी कारण से इसे फाउंडर बोला गया। फिर 1905 में जॉन मार्शल आया, और 1920 में ये डायरेक्टर जनरल बना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। फिर 1921 में जॉन मार्शल दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे खुदाई करवाया। और क्योंकि दयाराम साहनी इसका खुदाई कराया था, तो दयाराम साहनी को ही नाम रखने के लिए दिया गया। तो दयाराम साहनी ने उस जगह का नाम हड़प्पा रखा। हड़प्पा क्यों रखा, क्योंकि वहां पे जहां खुदाई हुआ था वहां पर एक लोकल नदी बहती थी जिसका नाम है हड़प, और उसी नदी के नाम पर उस जगह का नाम हड़प्पा रखा गया। तो इसी तरह 1922 आया। 1922 में फिर राखालदास बनर्जी के द्वारा खुदाई करवाया गया। और राखालदास बनर्जी क्योंकि कृष्ण भगवान का भक्त था, और इसीलिए वो जहां पर खुदाई किया इंडस नदी के आसपास में, तो वो कृष्ण भगवान के नाम मोहन के नाम पे मोहन जोदड़ो का नाम रखा उस एरिया का। और जॉन मार्शल ही, क्योंकि ब्रॉन्ज मिलता था तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जॉन मार्शल रखा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी जॉन मार्शल ही रखा है। फिर आया गार्डन चाइल्ड, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। और हम देखें कि कहां तक ये फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है। तो हम देखें कि उत्तर में कहां तक फैला हुआ है, पूर्व में कहां तक फैला हुआ है। तो उत्तर में मांडा नाम का एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां तक फैला हुआ है, जो कि चिनाब नदी के समीप है, चिनाब नदी के नजदीक है। और जिला कौन सा पड़ता है, तो अखनूर जिला पड़ता है। और सेंटर से उत्तर की तरफ डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी तक फैला हुआ है, तो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी तरह पूर्व में देखें तो पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, और प्रेजेंट में मेरठ में पड़ता है ये जगह, जो कि हिंडन नदी वहां से के नजदीक है। और ये सेंटर से 1600 किलोमीटर पड़ता है। इसी तरह दक्षिण में देखें, दक्षिण में दैमाबाद देखें, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जगह का नाम, आसपास की जगह का नाम है अहमदनगर। और नदी प्रवरा नदी के समीप पड़ता है। ऑप्शन में प्रवरा नदी या गोदावरी नदी भी दे सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो आपको प्रवरा नदी को टिक लगाना है। और पश्चिम में सूतका गेंडोर तक फैला हुआ है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान
पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है, और नदी का नाम है दासमिक नदी। दासमिक नदी तक फैला हुआ है। इनकी सभ्यता कैसी थी? इनकी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन ये कैसी थी? तो हम लोग अभी देखे क्या कि गार्डन चाइल्ड जो था वो क्या कहा था कि ये एक शहरी सभ्यता है, ये एक शहरी यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन है। लेकिन कैसे ये एक शहरी सभ्यता, वो क्यों बोला? तो आप देखेंगे कि यहाँ जो लोग रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग रहते थे, इनकी गली घर वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। इस तरह से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे। एकदम सही तरीके से घर और गली को बनाया गया था। तो इसलिए ये पहला पॉइंट, ये 90 डिग्री पे काटते थे, गली और शहरों को 90 डिग्री पे काटते थे। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि ये जो फिगर बनाया गया है यहाँ पे, ये आपको कोई गेम की तरह दिख रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि शतरंज, अब शतरंज का जो पैटर्न रहता है वो इसी तरह कुछ रहता है। तो इसी कारण से इसे 90 डिग्री चेस पैटर्न नाम दिया गया, चेस बोर्ड पैटर्न। और इसी को ग्रिड पैटर्न भी बोला गया, यानी कि ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली भी इसी को बोला गया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इनका अगर हम बनवाली और कालीबंगा ये दो जगह, मैंने ये सब एक दो जगह छोड़ दिया जाए तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी जिस तरह का इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उससे भी ज्यादा अच्छा था इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड था। ठीक, बहुत अच्छा था ड्रेनेज सिस्टम इनका। इनकी जो सभ्यता थी, सोसाइटी थी, वो मैट्रियार्कल थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि मातृसत्तात्मक, मतलब कि फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ठीक। और चौथा, इनके जो घर बने हुए थे वो टेराकोटा के बने हुए थे। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ब्रिक्स, ईट दिखते हैं, तो जैसे सिटाडेल एक है, वो बना हुआ है पकी हुई मिट्टी से, वो लोग का तो टेराकोटा से बनाया हुआ करते थे। तो इतना अच्छा सोसाइटी से ये लोग रहते थे, इस कारण से इन लोगों को अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया कि ये शहरी सभ्यता थी। फिर इनका देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी। तो उस वक्त पे, उस टाइम पे कॉइन्स नहीं थे उस टाइम पे। तो ये लोग खरीद बिक्री कैसे करते थे? तो उस टाइम पे ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने टमाटर उगाए, आपने आलू उगाए, तो मैंने आपको टमाटर दिया, उसके बदले आप आलू दे दिए। तो इसी तरह से अभी भी देखा जाए तो हम लोग के, अभी तो फिलहाल थोड़ा कम हो गया, बट पहले देखा जाए तो जैसे पुराना बर्तन दे के नया बर्तन ले लेना दादी लोग करती थी, बाल दे के बर्तन लेना। तो ये बार्टर सिस्टम होता था उस टाइम पे। और ये लोग तो ऐसे तो चाइना, ईरान, इराक, ये सब हर जगह पे व्यापार करते थे, पर मेनली ये लोग जो व्यापार करते थे वो करते थे मेसोपोटामिया में, जो कि इराक में पड़ता है, मेसोपोटामिया। अच्छा, मेसोपोटामिया का नाम मेसो क्यों पड़ा? तुम यहाँ पर देखिए कि मेसो मतलब कि मध्य, और पोटामिया का मतलब होता है नदी। तो मेसोपोटामिया क्योंकि वहां पे ये दो नदी के बीच में है। दो नदी कौन कौन से? तो एक है दजला नदी, और दूसरा है फरात नदी। ये दोनों नदी के बीच में ये एरिया पड़ता है मेसोपोटामिया, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया रखा गया। ठीक। तो ये लोग क्या करते थे कि एक जगह है गुजरात में लोथल नाम से, तो वहां पे जो भोगवा नदी है, वहां से ये लोग नाव पे जाते थे मेसोपोटामिया,
व्यापार करने के लिए। अच्छा, अभी जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि ये इंडियन है, इंडियन है। उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कह के पुकारते थे। मेलुहा, मेलुहा बोलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेसोपोटामिया में मेलुहा बोल के बुलाया जाता था। अच्छा, उस टाइम पे एक और चीज मिली, क्या? तो 6 मुहर मिली। 6 मुहर यानी कि स्टैंप, इसे खड़ी भी बोलते हैं, सिल खड़ी। तो 6 मुहर मिली। तो जैसा कि उस समय के लोग उस समय के लोगों का जो प्रमुख देवता होते थे वो थे पशुपतिनाथ। ये लोग पशुपतिनाथ को पूजते थे। तो ये जो 6 मुहर मिली है तो उसमें हमें क्या मिलता है पता है? इसमें एक चित्र बनाया गया, ऐसे माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ जी का चित्र है। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। मैं तो अभी बना नहीं पा रहा हूँ, बट जनरली समझ लीजिएगा कि इसी तरह से एक चित्र बना हुआ है। और इसके हाथ में कलाई से लेके कंधे तक चूड़ियां हैं, चूड़ियां बनाई गई हैं। दोनों हाथ में कलाई से लेके बाह तक चूड़ियां हैं। फिर दोनों पैर के नीचे, दोनों पैर के नीचे मोर बना हुआ है। मोर बना हुआ है दोनों पैर के नीचे में। फिर अब देख उसके राइट में 2 जानवर बने हुए हैं। राइट में 2 जानवर बने हुए हैं। तो कौन कौन से? तो एक है बाघ, बाघ एक है, और दूसरा है हाथी। ये दाएं ओर बना हुआ है, राइट में। और लेफ्ट में इसके लेफ्ट में भी 2 हैं, 2 जानवर। एक है गेंडा, राइनोसोरस, और दूसरा भैंसा, बफेलो, दूसरा भैंसा। ठीक। अब इसमें 2 सींग भी बने हुए हैं, इसके सर पे 2 सींग भी बने हुए हैं। फिर ये चौकी पे इसे बैठाया गया है, चौकी पे बैठा हुआ है। और चौकी के नीचे 2 हिरन भी बने हुए हैं, डियर। ठीक। तो ये आप लोग पॉइंट वाइज लिख लें, और ये इमेज भी बना ले साइड में, ताकि इमेज से ज्यादा याद रहेगा। ये जरूरी है, पूछा जाता है ये सब। अगर कितना भी डीप जाए तो ये कितना डीप जाएगा, मतलब एग्जामिनर कितना ही डीप जाएगा, इतना ही ना कि लेफ्ट में कौन कौन से जानवर बने हुए थे या फिर राइट में कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। और ये इमेज आप याद रखिएगा तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं इनके ऑक्यूपेशन के, व्यापार के बारे में, इनके व्यापार के बारे में। ऑक्यूपेशन, तो इनका प्रमुख ऑक्यूपेशन था उस समय पे कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर, और पशुपालन भी ये लोग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि में ये लोग कौन कौन से खेती करते थे? तो ये लोग करते थे जौ की खेती, गेहूं उगाते थे। फिर चावल उगाते थे, चावल की। फिर सरसों, तिल, कपास, ऊन, ये सब चीज का साक्ष्य मिला है, मतलब प्रूफ, एविडेंस मिला है। और ये लोग किस किस चीज के बारे में नहीं जानते थे? तो ये लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे किस किस चीज के बारे में? तो ये लोग नहीं जानते थे गन्ना के बारे में, ये लोग गन्ना के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग शेर के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे घोड़ा का अंश मिला है, हड्डी मिला है, मगर ये लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। फिर ये लोग मंदिर के भी बारे में नहीं जानते थे, उस समय मंदिर नहीं था। और ये लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि ये लोग लोहा के बारे में जानते थे कि नहीं? तो ये इनके समय में लोहा भी नहीं था, लोहा के भी बारे में ये लोग नहीं जानते थे। अच्छा, ये लोग किस किस रंग के बारे में जानते थे? तो रंग में देखा जाए तो मेनली ये लोग 3 रंग के बारे में जानते थे। कौन कौन से? तो ये लोग जानते थे काला रंग के बारे में, काला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग,
ये 3 रंगों के बारे में ये लोग जानते थे। अच्छा, ये लोग कृषि करते थे तो हल का भी साक्ष्य मिला है। हल का साक्ष्य, हल मतलब कि जिसे खेत जोतते हैं, हल का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनवाली से। बनवाली से हल का साक्ष्य मिला है। अच्छा, फिर जोते हुए खेत, प्लोविंग फील्ड का भी साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक, अब देखते हैं कि इनका मतलब पूजा पाठ, प्रमुख देवता कौन कौन से थे। इनके प्रमुख देवता, ये जिसको पूजते थे, ये किसको पूजते थे? तो पहले नंबर पे है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ को ये पूजते थे, पशुपतिनाथ को पूजते थे। दूसरा, ये लोग सांप को भी पूजते थे। तीसरा, ये लोग एक सींग वाले जानवर को भी पूजते थे, एक सींग वाले जानवर, जिसे हम लोग अभी यूनिकॉर्न बोलते हैं। एक सींग वाले जानवर को पूजते थे। ये लोग पीपल के वृक्ष को पूजते थे, पीपल के पेड़ को पूजते थे। ये लोग धरती को पूजते थे, और धरती को ये लोग बोलते थे उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, यानी कि गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और धरती माँ को ये लोग कंपेयर करते थे एक आयरिस देवी से, आयरिस देवी से ये लोग कंपेयर करते थे, जो कि मिस्र की देवी थी, मिस्र की देवी। और ये एक्चुअल में नील नदी की देवी थी। ठीक, इससे तुलना किया जाता था धरती की देवी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी नेचुरल हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये लोग जो थे मेनली नेचर वर्शिपर थे, ये नेचर वर्शिपर थे। ठीक, क्योंकि सारी नेचुरल चीजों को ये लोग पूजते थे। अब आते हैं कि ये लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा था, स्क्रिप्ट लिपि ये कैसी थी? स्क्रिप्ट या लिपि इनकी कैसी थी? तो पहली बात, ये दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। ठीक, और इनका क्योंकि इमेज पिक्चर के जरिए ज्यादा लिखते थे, इसलिए इस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक लिपि भी बोला गया है। पिक्टोग्राफिक यानी कि भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। अब इन लोग का जो लिखने का कला, आर्ट ऑफ राइटिंग जो थी, उसे बास्ट्रोफेडन बोला गया है, बास्ट्रोफेडन। ये क्या है? तो लिखने की कला, इनकी जो लिखने की कला थी उसे बास्ट्रोफेडन बोला गया, आर्ट ऑफ राइटिंग। ये कितने थे अंकन? जैसे कि अभी हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, तो एबीसीडी में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। तो इनके वाले में लमसम 400 प्लस प्रकार के अंकन पाए गए हैं। नोटेशन। ठीक, अच्छा, अब इनका जो लिखावट था उसमें सबसे ज्यादा जो अक्षर इस्तेमाल किया गया है वो है यू अक्षर का, यू अक्षर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन से जानवर का चित्र सबसे ज्यादा मिलता है? तो मछली का, इनकी लिखावट में मछली का चित्र सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इनकी लिखने की कला को बास्ट्रोफेडन बोला जाता है, बट जो विश्व में सबसे पुरानी लिखने की कला, जो पुरानी लिपि जो माना जाता है वो है आपका सुमेरियन लिपि, सुमेरियन लिपि।
को माना जाता है और इसमें है 900 अंकन, 900 अंकन। और इस कला को क्या बोला जाता है? तो जिस तरह से ये बेस्ट्रोफेडन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिखने की कला को बेस्ट्रोफेडन बोला गया है, उसी तरह सुमेरियन लिपि के लिखने की कला को क्यूनिफॉर्म बोला गया है। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म बोला गया है इस कला को। तो इतना चीज आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, इन लोग का जो प्रमुख खेल क्या था? तो आप लोग जैसे महाभारत ये सब में देखे होंगे, जो वो लोग खेलते थे शतरंज जैसे, मतलब लूडो जैसे जो खेलते थे, पासा जिसमें इस तरह से बना हुआ रहता था, लंबा लंबा, 1 2 3 ऐसे करके बना हुआ रहता था पासा। तो यही इनका सबसे प्रमुख खेल था, पासा, इस सभ्यता के लोगों का। और इसमें जो सबसे बड़ी जगह इस सभ्यता की कौन सी है? सबसे बड़ी जगह, ये नोट्स करके लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी जगह, ये सब एक्स्ट्राज में बता रहा हूं, तो वो है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। फिर ये याद रखिएगा कि ये लोग मूर्ति की पूजा करते थे, जैसे कि पशुपतिनाथ का था, ये सब तो, लेकिन मंदिर नहीं था उस टाइम पे, मूर्ति था बट मंदिर नहीं था। फिर दूसरा चीज कि आप लोग याद रखिएगा कि ये लोग माप तोल कैसे करते थे? तो ये लोग माप तोल के लिए इस्तेमाल करते थे, एक ये लोग खुद से ही बनाए थे। जैसे हम लोग अभी जमीन नापते हैं तो कैसे गज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये लोग का था 16 का गुणन, 16 का गुणन, इसका इस्तेमाल करते थे। तो अब ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे प्लेसेस देखेंगे और इसी तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू। रिवाइज करते रहें, जितना पढ़ाया जाए इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है रिवाइज करना, और नोट्स खुद से बनाएं। थैंक यू, बाय बाय।